कैसा इंस्टीट्यूशन है इंडियन पार्लियामेंट, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये जो धारणा है संसद की देश में, वो आई थी ब्रिटिश मॉडल से। और भारत में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल था तो यहाँ पे उन्होंने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद की अगर हम बात करें तो भारत में सेंट्रल असेंबली नाम से एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट के बारे में तो पार्लियामेंट क्या है कि एक तरीके का नेशनल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधानमंडल है, यानी विधान यानी कानून बनाने की कानून निर्मात्री संस्था के रूप में इसको जाना जाता है और ये नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, और हमने ब्रिटिश मॉडल को इसमें फॉलो किया है। ठीक है, और ध्यान रहे हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी अगर हम बात करें, संसद की बात करें, वो बाइकैमरल मॉडल में है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे है। एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस माने राज्यसभा और लोअर हाउस माने लोकसभा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों चीजें देखी जाती हैं। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंट पीपल एज ए होल, यानी सभी देश के सभी नागरिकों को क्या करती है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा से मिलता है, जो कि लोअर हाउस है। उसके बाद अपर हाउस आपका आता है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। तो ये क्या करता है कि भारत देश में जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरीज हो, सभी को रिप्रेजेंट करने का अगर किसी का काम है वो राज्यसभा का है, इसलिए इसको राज्यों की सभा भी कहा जाता है। तो अलग अलग रीजन्स से जो है यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीजें इसमें आती हैं, ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक सवाल राष्ट्रपति महोदय का है, प्रेसिडेंट के रोल का है, राष्ट्रपति की भूमिका का है, तो राष्ट्रपति को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहुत विचार किया गया और राष्ट्रपति को भी इसका इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग बनाया गया था। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, एज नो बिल बिकम्स लॉ विदाउट प्रेसिडेंशियल एसेंट, यानी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी बिल नहीं बन सकता, कोई भी कानून नहीं बन सकता, कोई भी प्रस्ताव जो है फाइनल नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति महोदय इस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आई। ये हमारी न्यू पार्लियामेंट है जो अभी बनाई गई है। पुरानी पार्लियामेंट जो कि सेंट्रल असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया होती थी उसको रिटायर कर दिया गया है क्योंकि वो इमारत काफी पुरानी हो चुकी है। तो ये नई इमारत बनाई गई है इंडियन पार्लियामेंट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या क्या जो है प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 79 से लेकर यानी 79 से लेकर और 122 तक जो है देश में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, देश के पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 79 ही कह देता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो यहाँ से अगर देखा जाए जो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये एक संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन इसको कह सकते हैं, संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक संस्था पार्लियामेंट को मान सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि ये देश की सबसे जो है भारत में एक जो है संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे, एक ऊपरी सदन एक निम्न सदन। ऊपरी सदन माने राज्यसभा और निम्न सदन जो है आपका वो लोकसभा के बारे में बताया गया। तो यहाँ तक ये चीजें आती हैं। और ध्यान रहे भाग 5 जो है उसमें संसद के ढांचे, क्योंकि भाग 5 में ही आता है, भाग 5 जो आपका द यूनियन है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक जो है संसद के ढांचे, कार्य, उसके फंक्शंस जो भी हैं, उसकी स्ट्रक्चर सब के बारे में जो है ये चीजें कवर की जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, नॉर्मल सी देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। तो ध्यान रहे यहाँ पे, इसमें हम जो है आगे विस्तार से देखेंगे कि कैसे जो है फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में जान लें। मेनली जो है इसके विधायी कार्य क्या होते हैं। विधायी कार्य होते हैं कि ये देश के लिए कानून बनाती है, जो कानून ये
बनाती है संस्था वो पूरे देश पर लागू हो जाते हैं। वहीं जो है ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी जो है अपने ऊपर रखती है और जो आपका यानी वित्तीय मामलों पर भी नियंत्रण रखने का काम करती है। देश में कहाँ कितना लेखा जोखा है संसद वो चेक करती है। आगे हम देखेंगे इसमें कि कैसे चेक करती है। वहीं अगर हम बात करें ये जो है जो कैबिनेट होती है, जो सरकार का कैबिनेट होता है, सरकार का मंत्रिमंडल होता है, उस पर भी नज़र रखती है। और ये जो है मेनली काम पार्लियामेंट का होता है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी मंत्री जो गण हैं आपके, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनके टाइम टू टाइम जो है उन पर नियंत्रण रखती है। और साथ ही ये संसद हमें ओपोजिशन भी प्रोवाइड कराती है, यानी हमें विपक्ष भी प्रोवाइड कराती है जो सरकार को चलाने में या सरकार की निरंकुशता को रोकने में कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स अपने ये देता रहता है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई। इसी तरह देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस भी इसके होते हैं, ठीक है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करते हैं कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके पास जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, रिमूव सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स जजेस एंड पनिश फॉर कंटेम्प्ट। यानी एक तरीके से देखा जाए इसके पास जो है राष्ट्रपति को इम्पीच करने की, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उसे हटाने की जो है शक्ति वो भी संसद के पास होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी हटाने की शक्ति संसद के पास होती है और उनको पनिश करने की भी शक्ति होती है। इसी तरह इनके पास इलेक्टिव फंक्शन होते हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शंस ये कराती है। और जो न्यू स्टेट के जो बाउंड्रीज वगैरह हैं उनको भी जो है ये काम कराती है, उनको चेंज करना, नए राज्यों का निर्माण करना या नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना। इसको हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया। तो अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी यहां पे हम बात करते हैं संसद की संरचना की। चलिए, यानी संसद की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले हम यहां पे लेंगे जो आपकी पार्लियामेंट यानी संसद है, उसके 3 अंग हैं, ठीक है, ध्यान रहना है। संसद के 3 अंग हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी संसद है और इसके 3 अंग हैं। पहला जो अंग है इसका, ठीक है, वो राष्ट्रपति, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है, यानी प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट महोदय। तो ये फाइनल अथॉरिटी संसद की एक तरीके से है। और दूसरे नंबर पर आता है आपका ऊपरी सदन, यानी अपर हाउस जिसको हम कहते हैं। और अपर हाउस कौन सा है आपका? दैट इज राज्यसभा। तो क्या है? राज्यसभा है यहाँ पे। और इसी तरह तीसरा जो अंग आता है इसका, वो आपका लोअर हाउस है, ठीक है। क्या है? लोअर हाउस यानी निम्न सदन, जो आपका लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। तो ये चीजें इसमें आप देख सकते हैं। अब ये संसद की स्ट्रक्चर है। अब ये लोकसभा जो है यहाँ पे, जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं इसको तरीके से, यहाँ से कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी कानून चलता है लोकसभा में, यहाँ पे क्या है कि वो स्थापित किया जाएगा या पेश किया जाएगा। जब वो लोकसभा में आता है, सपोज दैट लोकसभा से यहाँ से पास होता है, फिर वो राज्यसभा आता है और राज्यसभा से पास होकर फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इसको साइन कर देते हैं तो ये बिल जो भी है वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो ऐसे जो है पूरी प्रक्रिया होती है संसद की। ये संसद की स्ट्रक्चर है। देखिए, संसद क्या है कि संसद को आप संप्रभु नहीं मान सकते हैं, और यानी जो है एक संप्रभु संस्था नहीं है। संसद की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिटेशंस क्यों होती हैं? लिमिटेशंस इसलिए होती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि संसद के पास सर्वोच्च शक्ति है, वो कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी लॉ मेकिंग एजेंसी है, इसलिए तो कोई भी लॉ बना सकती है। तो है ये कि अगर ये कोई भी कानून बनाती है तो वो कानून जो है फिर जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि क्या बनाया गया कानून संविधान सम्मत है या नहीं है,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेंडली है या नहीं है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भावना को या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर मूल भावना को कहीं ना कहीं वोलेट तो नहीं कर रहा है, या किसी आर्टिकल को जो मैंडेटरी है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के किसी आर्टिकल को वोलेट तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसलिए क्या है कि संसद स्वयंभू नहीं है, संसद संप्रभु संस्था नहीं है, ठीक है। लेकिन कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था इसको आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत है। पंचायत का जो फैसला होता है वो मोस्टली माना ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फैसला जो है किसके अगेंस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो जो फैसला है आपका कभी भी संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जो भी हमारी सबसे बड़ी पंचायत फैसला लेती है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम राज्यसभा को कैसे, देखिए अब राज्य जो सभा है आपकी, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देती है। किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन किसका देती है, ये अलग अलग रीजन्स का, ठीक है। अब रीजन्स क्लैरिफाई कैसे करेंगे, हमारे पास स्टेट हैं और दूसरा क्या है, हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। सारी यूनियन टेरिटरीज नहीं है जहाँ पे लगता है कि हमें इस यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से हम लेंगे। जैसे कि दिल्ली क्या है आपका, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है आपकी, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से देखा जाए आपका 1 2 3 यानी 3 लोग जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो ये तो हुई यूनियन टेरिटरी की बात, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट यानी राज्य की। राज्य आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, या यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, ठीक है, 2 स्टेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश क्या है कि एक बड़ा स्टेट है, यानी एक तरीके से कहें कि ये हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा दी गई है क्योंकि 31 संख्या दी गई है। वहीं जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से केवल 5 लोग ही जो हैं वो राज्यसभा जाते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग जो राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। इसके चुनाव के बारे में बात करेंगे कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये राज्यसभा का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब राज्यसभा, क्यों राज्यसभा की जरूरत आन पड़ी है, देखिए लोकसभा क्या है कि लोकसभा पूरे देश में डायरेक्ट इलेक्टेड जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी उसके जो मेंबर्स हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर लोकसभा के सदस्य बनते हैं। और उसी लोकसभा से क्या है कि आपकी सरकार चुनी जाती है, यानी जिनके पास नंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार में आ सकते हैं। सरकार फिर क्या है कि कानून पास कराने के लिए अपने नंबर्स का प्रयोग कर सकती थी, इसलिए उनके आगे गेटवे जो है हमने राज्यसभा का लगाया, जिसमें सभी को जो है एक प्रोपोर्शन में, एक अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो इसलिए राज्यसभा का जो है, राज्यसभा एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरे देश को जो है एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है। क्या देने का प्रयास करती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती है। यहाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कि जो आपकी राज्यसभा है, तो राज्यसभा की जो सीट है, ठीक है, सीट्स वो कितनी हो सकती है, यहाँ पे हम ध्यान रखें। तो सीट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स ही चुने जा सकते हैं। कितने, 250 मेंबर्स ही चुने जा सकते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं आपके वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। यहाँ पे समझ में आई। ये 12 जो मेंबर हैं ये नॉट टू बी इलेक्टेड, यानी ये निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, ये लोग जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रपति द्वारा नामित। राष्ट्रपति द्वारा नामित इसको कहा जा सकता है, इसको हम ऐसे समझेंगे। अब ये 12 जो मेंबर होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये आपके जो है साइंस यानी विज्ञान, आर्ट, ठीक है, कला,
लिटरेचर, साहित्य, ठीक है, जो ये आपके इस टाइप के जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स ले सकते हैं, यानी खेल बाद में जुड़ा, पहले स्पोर्ट्स इसमें था नहीं, बाद में फिर जो है इसमें जोड़ा गया था और उसके आधार पर सचिन तेंदुलकर को जो है इसमें लाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे 12 जो लोग हैं ये इससे आते हैं। अब इन 250 में से अगर हम 12 कम कर दें तो यहाँ पे संख्या रह जाती है 238, यानी मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं इसमें, यहाँ पे समझना आप इसको, जो मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं वो कितने, 238। लेकिन हमने क्या किया है कि राज्यसभा की केवल 245 सीटें ही अभी यूज की हैं, मैक्सिमम 250 हो सकती हैं। तो यहाँ पे आ सकते हैं भाई। चलिए, अब मैक्सिमम कितनी हमने यूज की हैं, 245, 12 इसमें से नॉमिनेटेड कम हुए तो 233। तो वर्तमान में जो है करंटली जो यूज है हमारा, ठीक है, वो कितना है सीटों का, 233 है। किसके लिए, इलेक्टेड मेंबर के लिए। यानी भारत में जो निर्वाचन होता है वो केवल 233 सीटों के लिए होता है अभी। इसको हम आगे चलकर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो ये एक तरीके की फॉर्मेशन राज्यसभा की होती है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई। तो रिप्रेजेंटेशन किनका है आपका राज्यसभा में, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रीजन्स का है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन मेथड यानी चयन विधि की बात करते हैं। तो ये तो है ही कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इसमें, यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर, यानी 3 टाइप के लोग इसमें चले गए हैं अभी। पहला ऐसे जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरे ऐसे जो यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तीसरे ऐसे हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिनको नामित किया गया है। यहाँ तक बातें समझ आई हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ये ध्यान रहे कि राज्यसभा कभी न डिसोल्व होने वाली, यानी कभी न विघटित होने वाली संस्था है। इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष इसमें से जो है वो रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन जो है वो 6 वर्ष है, यानी एक सदस्य जो भी राज्यसभा के में जाता है वो ध्यान रहे कि 6 वर्ष के लिए जो है वो चुना जाता है, यानी 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसी बीच जो है वो आप राज्यसभा से त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। कई और कारणों से जो है उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। हो सकता है कि वो जो है लोकसभा का कोई चुनाव लड़ ले, लोकसभा जीत जाए, तो लोकसभा में ज़्यादा पावरफुल मानता है जो है हमारे देश का नेता अपने आप को, तो तब भी सीट वैकेंट हो सकती है। अपना त्यागपत्र जो है राज्यसभा के सभापति को संबोधित करके दे सकता है, या राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको राज्यसभा के बारे में ध्यान रखनी है। अब राज्यसभा को चलाता कौन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वो हम यहाँ पे जो है इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझेंगे। अब ये सपोज दैट आपकी राज्यसभा है, ठीक है, और राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो मैंने बताया ही था आपको, कौन होता है, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो स्वतः ही क्या होगा, वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा। अब ये जो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन है, इनका कार्य क्या है कि जो फंक्शन ऑफ राज्यसभा है, यानी राज्यसभा के जो फंक्शन हैं, ठीक है, उनको सुचारू रूप से जो है चलाना। राज्यसभा की जो कार्रवाई है, डेली बेसिस पर जो कार्रवाई होती है उसे सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपना संरक्षण प्रदान यानी संरक्षण प्रदान करना, और उन्हें टाइम टू टाइम जो है बहस कराना, मतदान कराना, राज्यसभा को कॉल करना यानी राज्यसभा के सत्र को आहूत करना, राज्यसभा के सत्र को स्थगित करना, ये सभी कार्य किसके होते हैं, चेयरपर्सन के होते हैं। तो ऐसे आपकी जो है अपर हाउस यानी राज्यसभा का संचालन होता है।
वो चाहे तो जो है किसी भी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, जो पीठासीन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी पीठासीन अधिकारी होता है तो वो कौन होता है, चेयरपर्सन यानी राज्यसभा का सभापति। अब किसी कारणवश जो है चेयरपर्सन जो है ये है नहीं, मौजूद नहीं है, तो इनके बाद जो है डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है वो होते हैं। और डेप्यूटी चेयरपर्सन जो भी है आपका ABCD, ठीक है, ये इलेक्टेड बाय राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही ये निर्वाचित किया जाता है, जबकि चेयरपर्सन का निर्वाचन नहीं होता है। चेयरपर्सन जो होता है वो करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वही आपका चेयरपर्सन होता है। तो ये कौन होते हैं, ये राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब किसी भी कारणवश ये जो डिप्टी चेयरपर्सन है ये भी बेचारा क्या है, नहीं मौजूद है, तो तब राज्यसभा के रीति के अनुसार, यानी जो रीति चली आ रही है उसके अनुसार, इनके बाद जो सबसे वरिष्ठ नेता उम्र के हिसाब से होगा वो पीठासीन हो सकता है। ये परंपरा रही है हमारी राज्यसभा की कार्रवाई की, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को जब पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, वो इसलिए चुना गया था कि क्योंकि वो जो है सदन में सबसे वरिष्ठ नेता थे। ये भारत की कल्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली या कोई भी जो है प्रावधान नहीं है कि जो सदस्य होगा वो राज्यसभा से कोई भी हो सकता है, नहीं, लेकिन वो क्या है कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको डिप्टी चेयरपर्सन के बाद बैठाया जा सकता है, उसको प्रिसाइड किया जा सकता है, पीठासीन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टर्म्स ऑफ मेंबर्स की। तो मेंबर्स का टर्म मैंने बता दिया है कि वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाता है। एक सदस्य 1 से अधिक बार, 2 बार, 3 बार या जब तक वो जीवित है कई बार भी जो है वो राज्यसभा के लिए चुने जाने का अधिकारी है, चुने जाने की योग्यता रखता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही बार चुना जाता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद आती है हमारी लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपकी लोकसभा है, ठीक है, तो ये आपकी जो है इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल या बाय द वोटर्स, कुछ भी कह सकते हैं। यानी जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य लोकसभा का निर्माण करते हैं। यहां तक समझ में आई बातें। अब लोकसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनकी अगर हम संख्या ले लें 550 है आपकी, ठीक है। 552 हुआ करती थी पहले, 2 इसमें एंग्लो इंडियन का प्रोविजन होता था, लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन दोनों मेंबर्स को जो है हटा दिया है। अब वो 2 मेंबर्स नहीं होंगे। अभी जो संख्या है वो कितनी है, 550 है। 550 क्या है, मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन अभी हमने जो यूज किए हैं ये नंबर 545 यूज किए हैं। और 545 में जो है जिस भी दल के पास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 273 सांसद होते हैं, यानी 273 जो है MP जिसके पास हैं वो क्या कर सकता है, वो सरकार बना सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो है एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सरकार बनाने, देश को चलाने, देश की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को आगे बढ़ाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेशन किसका करते हैं, पीपल्स का, लोगों का, यानी लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जो है वो आपका लोकसभा करती है। यहाँ तक चीजें समझ आई। तो ये लोकसभा को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब लोकसभा की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड, तो लोकसभा में आप दे सकते हैं 2 बड़े लीडर होते हैं इसमें। एक होता है लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सदन का नेता,
क्या कहते हैं, सदन का नेता। और एक होता है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, इसको कहते हैं विपक्ष का नेता। क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता। अब लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, वो सदन का नेता होता है, क्योंकि सारी लोकसभा की सामूहिक जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर होती है, मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद क्या कर लेती है, अपना नेता चुन लेती है। ठीक है, तो ये किसका नेता होता है साथी, मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी नेता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि सारा बम किसके ऊपर फूटना है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर फूटना है, क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या है, प्रधानमंत्री चुन लेती है कि ठीक है भाई अब तुम देखो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो चुन लिया है तुमको। ठीक है, वैसे लोक मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, लेकिन क्योंकि वो जो है अपना नेता चुन लेते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इसलिए ये होता है। अब विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें तो विपक्ष का जो नेता है ये क्या होता है कि 10% जो है टोटल, जो आपके टोटल सीट हैं किसकी, लोकसभा की, तो 10% जो है टोटल सीट का जिस पार्टी के पास होता है वहीं जो है वो विपक्ष का नेता बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 545 का जब हम 10% निकालते हैं तो वो आपका 55 आता है, यानी 55 जो मेंबर्स हैं जिसके पास, यानी जिसके पास 55 सदस्य हैं, तो वो विपक्ष का नेता है। वर्तमान में लोकसभा में राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता है, और इधर सदन के नेता कौन है, नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा में दो जो है एक टॉप लीडर्स निकल के आते हैं। इस साइड कौन आते हैं, आपके नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री और सदन के नेता हैं और मंत्रिपरिषद के नेता हैं, और इधर कौन हुए, राहुल गांधी जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लीडर हैं और साथ ही जो है वो विपक्ष के नेता है। ऐसे लोकसभा चलती है। यहां तक समझ में आई, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये मेंबर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इनकी सदस्यता कैसे आ सकती है। तो यहां पे अगर हम बात करें हमारे देश में, 1 सेकेंड, तो क्या है कि हमारे देश में अगर आपको संसद सदस्य बनना है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। यानी कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो नागरिक नहीं बन सकता है। ये चीजें समझ में आई। तो पहली जो कंडीशन है वो यही है कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन क्वालिफिकेशन है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। संसद का सदस्य होने के लिए मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स फॉर लोकसभा, यानी लोकसभा की स्थिति अगर है तो आप 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। वहीं राज्यसभा के मैटर में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों सदनों की योग्यताएं साथ साथ लेके चलेंगे हम यहाँ पे। यहाँ तक चीजें समझ आई। उसके बाद साथ ही जो है क्या योग्यता होनी चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपको राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी संसद सदस्य बनना है तो पूरे देश में कहीं भी आप जो है किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक वोटर के रूप में पंजीकृत हो, यानी आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो कि हाँ आपको वोट डालने का अधिकार है, यानी आप मत देने के अधिकारी हैं या मत देने का अधिकार रखते हैं, तभी आप जो है संसद सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं रखते, यानी किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये चीजें हैं। क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनली कन्विक्टेड, यानी विक्षिप्त, दिवालिया या गंभीर अपराधों का दोषी नहीं होना चाहिए। अपराध का आरोपी भले ही हो, माने कि आपके ऊपर कोई आरोप है, ठीक है, तो तब तो चलेगा, लेकिन आरोप सिद्ध हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, आप जेल में चले गए हैं, ठीक है,
और या जैसे भी यानी दोष सिद्ध हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप जेल में हैं या नहीं हैं, आप एज ए प्रिजनर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जेल में तो रहते हैं लेकिन आपका मुकदमा चलता रहता है, तो ये तो नहीं सिद्ध होता कि भाई आप जो है दोषी हैं या नहीं हैं। तो दोष जब सिद्ध हो जाता है उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं लीगल क्वालिफिकेशंस की। तो लीगल क्वालिफिकेशंस भी हैं, तो ये तो थी जो योग्यताएं हमने बताई हैं, ये तो संविधान हमें बताता है, लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारी पार्लियामेंट ने एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वो बनाया हुआ है। वो इन्हीं से रिलेटेड है, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं सबके लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, ये ध्यान रखना है। तो ये कहता है आपका मस्ट बी रजिस्टर्ड एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ये क्या है कि आप जो है ये कहता है कि अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पंजीकृत हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपको आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना है, ये कौन कहता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951। अगर आपको आरक्षित, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट के सदस्यों का जो रिजर्वेशन है वो केवल एससी और एसटी को है, ओबीसी वाला कॉन्सेप्ट अभी वहां नहीं है। तो मस्ट बी बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इफ यू आर कंटेस्टेड रिजर्व सीट फॉर एससी एंड एसटी। अगर आप एससी और एसटी की किसी भी रिजर्व सीट्स में कंटेस्टेंट हैं तो आपको जो है उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें आती है। इसी में जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस कानून में। ठीक है, चलिए अब हम डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आपको आर्टिकल 102 यानी अनुच्छेद 102 जो है वो संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। किसके बारे में? संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। तो संवैधानिक अयोग्यता क्या है? 102 है। तो सबसे पहला ही आता है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर आप संसद सदस्य हैं और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ ले रहे हैं, यानी लाभ का पद आपके पास है, ठीक है, तो तब आप क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो आप निर्हर घोषित हो जाएंगे, यानी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इफ द इंडिविजुअल होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी अगर आप जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जो है आप लाभ का पद धारण करते हैं तो आप जो है एक तरीके से देखा जाए आप अयोग्य घोषित हैं। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है, जो एग्जेम्पशन संविधान हमें देता है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड ऑफिसेज को छोड़ के, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है दूसरा अनसाउंड माइंड, यानी इफ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, यानी यदि न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क किया गया हो, घोषित किया गया हो, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं? अयोग्य घोषित हो जाते हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी का मतलब है अनुमोदित दिवालिया का मतलब है यदि कोई व्यक्ति अनुमोदित दिवालिया घोषित हो जाए तब भी। अगर हम यहाँ पे सिटीजनशिप नागरिकता की बात करें, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और विदेशी नागरिकता में निष्ठा प्राप्त है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और साथ ही अगर यहाँ पे कहा जाए अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद द्वारा कोई कानून बना के कोई क्लोज डाल दिया जाए, यानी संसद इसके ऊपर कानून बना सकती है, तो तब भी आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डिसीजन लेगा कौन। ठीक है, यानी डिस्क्वालिफिकेशंस के डिसीजन कौन लेगा? द प्रेसिडेंट डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इज फाइनल, यानी राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति को कोई भी निर्णय लेने से पहले भारत का जो चुनाव आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे परामर्श लेना अनिवार्य है। यहाँ तक चीजें समझ आई। ये जो है संसद सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो गाइज आज की जो क्लास है पार्लियामेंट की जो क्लासेज हैं उसको हम यहीं पे जो है होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।